हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मुकेश कटारे, अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत। पिछली बार हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपसे डिस्कशन किया था कि 2020 का जो सिलेबस है उसकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हो। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार के लेक्चर में यदि आपने देखा हो तो हमने प्रीलिम्स उसकी स्ट्रेटजी पर डिस्कशन किया था काफ़ी डिटेल में। पैटर्न क्या होगा, कौन से टॉपिक हमें कैसे पढ़ना चाहिए। आज हम मुख्य परीक्षा पर आ जाते हैं, मुख्य परीक्षा का सिलेबस लेते हैं। पहले मैं बात करता हूं पेपर 1 और उसके पार्ट ए पर, तो आगे करके इसको पूरा कंप्लीट करेंगे कि पार्ट ए में जो टॉपिक दिए हैं उन टॉपिक को हम कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका होना चाहिए, जो नई शब्द सीमा है उसके अंतर्गत कैसे लिखा जाता है, तो इस पर भी मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। राइट, देखो 5 यूनिट में ये डिवाइड किया गया है पेपर 1 जो है पार्ट ए। तो पहली यूनिट जो इसमें रखी गई है उसमें लिखा है इतिहास, भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में इन्होंने नाम दिया है कि भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास। कहाँ से पढ़ना है हमें? हड़प्पा सभ्यता से लेकर के 10वीं शताब्दी तक पढ़ना है। यानी एक प्रकार से ये प्राचीन काल का भारतीय इतिहास है। तो प्राचीन काल का राजनीतिक का अर्थ ये हो जाता है कि पहले आप हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा के बाद फिर जो वैदिक सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता के बाद जो सिस्टमेटिक ढंग से जो 16 महाजनपद थे उनके बारे में, और फिर मौर्य काल जो विस्तृत रूप में ये काम करता है उसके बारे में। तो मौर्य काल के बाद फिर मौर्य काल का पतन हो जाता है, तो बीच बीच में जो छोटे छोटे राज्य आते हैं, चाहे शुंग वंश हो, चाहे आंध्र सातवाहन वंश हो, चाहे कण्व वंश हो, उसके बाद फिर गुप्त साम्राज्य आ जाता है। तो उन राजवंशों के बारे में कि ये राजा इस समय सिंहासन पर बैठा और इसके द्वारा ये कार्य हुए, और इन्हीं राजवंशों के समय की हमें आर्थिक स्थिति, तो आर्थिक स्थिति क्या होती है कि क्या व्यवसाय था, कैसे टैक्स वसूल करते थे, लगान की दर क्या होती थी, उन पर डिस्कशन करेंगे। और इन्हीं पर हम देखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक, जैसे हड़प्पा कालीन सामाजिक विशेषताएं, सांस्कृतिक विशेषताएं, राजनीतिक विशेषताएं क्या थी। ठीक ऐसी वैदिक काल में क्या होता था। इसी दौरान हम यहाँ पर गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी को भी पढ़ेंगे। उनको लिखें या ना लिखें, बट ये सिलेबस में है। तो प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास को हमें ये टॉपिक कवर करने हैं। सबसे अच्छा सोर्स इसका पुरानी वाली एनसीईआरटी होता है, सबसे अच्छा सोर्स है जो प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास के नाम पर मिलती है। एनसीईआरटी नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर जो आप एक यूनिक गाइड वैसे आती है इलाहाबाद से, सबसे अच्छी है, बट अलग अलग पब्लिकेशन भी निकालते हैं, स्पेक्ट्रम भी निकालता है, उसमें भी ये अच्छे से दिया हुआ है। विपिन चंद्रपाल की किताब, उससे भी ये आप कर सकते हो। और बार बार मैं यही बोलूँगा, अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करो, इसमें आपको प्रॉपर इसको एलेबोरेट भी किया जाता है और इसके नोट्स भी आपको दिए जाते हैं। राइट, अब एक क्वेश्चन ले लें, माना कि क्वेश्चन किस लेवल पे आएगा और कैसे हम लिखेंगे। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में समानता और असमानता क्या थी, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को लेकर के बात करेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में आएगा, तो हमारे पास कुछ विशेष है नहीं लिखने को। हमारे पास 10 लाइनें हैं, कॉपी के 2 पेज करो। एक तरफ हम हड़प्पा के बारे में लिखेंगे, दूसरी तरफ हम वैदिक सभ्यता के बारे में लिखेंगे। जैसे क्या कर सकते हो, आप बात कर सकते हैं कि ये जो निवासी थे कौन थे। तो हड़प्पा सभ्यता की आप बात करोगे ना कि यहाँ पर जैसे द्रविड़, दस्यु, इनको ये कहा जाता है। वैदिक वाले ये आर्य माने जाते हैं। दूसरा, फिर यहाँ पर ये डिसिमिलरिटी की बात कर रहे हैं, फिर हम बात कर सकते हैं हड़प्पा सभ्यता वाले लोग क्या थे, ये व्यवसाय, व्यापारिक कार्य में इन्वॉल्व थे। और ये वाले लोग कौन थे, ये पशुपालन और कृषि करते थे। तो ऐसे 4 पॉइंट आप असमानता वाले लिख दो और 4 समानता वाले। ना कोई इसमें आपको निष्कर्ष लिखना होता है, ना कोई आपको इसमें इंट्रो देना होता है। 5 नंबर के क्वेश्चन में 10 लाइनों में हमें कंप्लीट करना होता है। हम लंबे लंबे सेंटेंस नहीं बनाएंगे, जो कि एक टेंडेंसी रहती है कि लंबे सेंटेंस बना देते हैं, नहीं बनाना है। अगर 11 नंबर में आता है तो फिर आपके पास 2 पेज हैं लिखने के लिए। यहाँ पर आप एक इंट्रो भी बनाओगे, इंट्रो और साथ में निष्कर्ष भी कर सकते हो। तो छोटे से पॉइंट को एलेबोरेट कर सकते हो, शॉर्ट हेडिंग ले सकते हो कि जैसे सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, इनका निवास स्थान, इनका व्यवसाय। तो ये कुछ तरीके होते हैं।
तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। दूसरी यूनिट की हम बात करें तो दूसरी में जैसे 10वीं शताब्दी तक यहाँ छोड़ा, तो 10वीं शताब्दी के बाद का यहाँ स्टार्ट हो जाता है कि 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, यानी एक प्रकार से मध्यकालीन भारत को रखा है। भारत की राजनीतिक में यानी जितने राजवंश हैं, राजा हैं, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फिर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास। ठीक, यानी दिल्ली सल्तनत भी है, इसमें मुगल काल भी है। तो वही पॉइंट जो हम यहाँ पढ़ते थे अब ऐसे पढ़ोगे कि दिल्ली सल्तनत, क्वेश्चन आया कि दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था पर एक लेख लिखो। तो प्रशासन, अब कौन अधिकारी क्या पद संभालता था, कैसा प्रशासन था, केंद्रीय प्रशासन था, प्रांतों में बटा हुआ था, कौन उस पर नियंत्रण रखता था, ये सारी बातें आती हैं। ठीक, और इन्होंने स्पष्ट किया है कि मुगल शासक, उनका प्रशासन, मिश्रित संस्कृति यानी इंडो इस्लामिक शैली, उसका उद्भव, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिशर्स का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ लिया है, बाकी का अगली यूनिट में इन्होंने रखा है। तो इसका भी सोर्स वही है, वहाँ से काम करोगे। प्रीलिम्स में हम राजा ये बना, ये किताब थी, यहाँ सेंटेंस बनाओगे। सेंटेंस बनाते समय आपके सेंटेंस में एक हार्मोनी झलकना चाहिए। हार्मोनी का मतलब है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य को मैच करता रहे, एक स्टोरी जैसा फ्लो बन जाए। वैल्यूअर को जब तक आपके आंसर पढ़ने में आनंद नहीं आएगा तब तक उसकी कलम से नंबरिंग नहीं होगी। जैसे कोई वूलन का स्वेटर होता है ना, जो घर में बुना गया होता है, उसका कोई धागा कहीं से निकल जाता है तो वो पूरा खुल जाता है तब तक जब तक कि पूरा धागा बाहर ना आ जाए। तो जब वो पढ़ने बैठे तो उसे लगे, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। ठीक, अब यहाँ कुछ बातें जिनमें हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि मुग़ल शासन बाबर से स्टार्ट होता है, लेकिन अलग से जो क्वेश्चन है अकबर पे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि अकबर मुग़ल काल में एक अच्छा शासक माना जाता है। तो अकबर कालीन धार्मिक सुधार, अकबर कालीन प्रशासनिक सुधार, या अकबर की राजपूतों के प्रति क्या नीति थी, इन पॉइंट्स को फोकस करो। ठीक, 3 मार्कर जो आज भी है वैसा ही है जैसे कि प्रीलिम्स में आता रहा है। वो पूछ देंगे फतेहपुर सीकरी, अब फतेहपुर सीकरी पर 3 नंबर जैसा लिखना है, तो 3 नंबर जैसा लिखना है, लिखा है 10 शब्दों में कंप्लीट करो। आप में से बहुत सारे कमेंट आते हैं कि ये 10 शब्द में कैसे लिखें। तो 10 शब्द का मतलब 10 शब्द के साथ स्ट्रिक्ट होना नहीं है कि बस हम सिर्फ 10 शब्द ही लिखेंगे, है ना। आयोग पिछली बार 2019 तक ये लिखता रहा है कि आंसर हमें 1 या 2 लाइन में देना है, लेकिन 1 या 2 लाइन या 30 शब्द सीमा में जिसने आंसर दिए उनके आंसरों पर आयोग जो मार्किंग करता है वो 1 नंबर की। तो आप 10 शब्द का मतलब आप 2 लाइनों का प्रयोग करो और 3 बातें फिर भी उसमें समावेश करो। जैसे फतेहपुर सीकरी या उन्होंने जजिया कर हटाया, या तो आप लिखेंगे। कई बारी एक मिस्टेक होती है कि हम पहले जो क्वेश्चन है उसको लिखते हैं कि फतेहपुर सीकरी, आप सिंपल लिखो निर्माण, जो ईयर पता है शायद 1575 शायद है, मतलब आई एम नॉट श्योर। तो उस निर्माण की डेट लिख दो, स्थान लिख दो, क्या था, इबादत खाना था या वाद विवाद करने के लिए थे, 1 लाइन और जोड़ दो। आपको 3 नंबर देगा ही, और नहीं देगा तो 2 नंबर तो उसको देने ही पड़ेंगे, राइट। तो ये चीज़ें करने की होती हैं, तो वहाँ पर आप करो। नोट्स जो आप बनाते हो, नोट्स में हो सके तो फ्लो चार्ट का, लिखते समय फ्लो चार्ट का उपयोग करो। पिछली बार पूछा गया था कि सर मेरी स्पीड कम है, स्पीड कैसे बढ़ाएं। देखो दोस्त, स्पीड बढ़ाने का एक ही तरीका होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और अभी भरपूर समय है इस प्रैक्टिस को। अगर रोज़ आप 10 पेज 20 पेज लिखते हो तो वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली आप पहुंच जाओगे। मीन्स कहते हैं ना दिल्ली अभी दूर है, नहीं, दिल्ली दूर नहीं है। आप 1 महीने अगर 10 पेज 20 पेज की रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। एक और तरीका है स्पीड बढ़ाने का, हिंदी मीडियम वालों के लिए इफ़ेक्टिव है वो। इंग्लिश वालों की तो स्पीड ऑलरेडी ही ज़्यादा होती है, कि हिंदी मीडियम वाला जो लिखता है तो उसको हर बार लिखते समय अपनी पेन बार बार उठानी पड़ती है। जैसे ये सामाजिक लिखा है तो सा, फिर माँ बनाओगे, फिर ये, और ऊपर ये लाइन भी खींचनी पड़ती है।
आयोग जो कॉपी प्रोवाइड करता है उसमें ऑलरेडी लाइनिंग वाली ही कॉपी रहती है, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। तो अब आप करना क्या है, आप ये ऊपर लाइन खींचना बंद कर दो, आप सीधा नीचे लिख दो सामाजिक बिना लाइन के और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि लाइन जो ऊपर खींची हुई है इसे शिरोरेखा बोलते हैं ना, उसकी आवश्यकता नहीं है। आपकी लाइन खींचने ना खींचने से दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा प्रैक्टिस करके आप 2 से 3 मिनट का समय और एक्स्ट्रा निकाल सकते हो 1.5 घंटे में, और 2 से 3 मिनट मतलब एक क्वेश्चन और कर दोगे। दूसरा एक कमेंट आया था मेरे पास पिछली बार कि मैं लाइन के ऊपर लिखता हूँ, तो उसका क्या प्रभाव, देखो ऊपर मत लिखो, लाइन के नीचे आ जाओ, हिंदी जैसे लिखी जाती है। ऐसा कोई विशेष नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आप ऊपर लिखते हो। हैबिट में है तो आप लिख रहे हो, अगर हैबिट बदल सकते हो तो अच्छी हिंदी को हिंदी के तरीके से लिखो, ठीक है। तो ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तीसरा एक और क्वेश्चन जो कमेंट पिछली बार था, राइटिंग का क्या प्रभाव है। राइटिंग देखो, रीडेबल होगी तो नंबर मिलते हैं, राइटिंग रीडेबल नहीं है तो नंबर कहाँ से देगा। आप उपस्थित नहीं है कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन है, आपकी कॉपी उपस्थित है, उसमें जो लिखा है आपके अलावा अगर कोई नहीं पढ़ सकता है तो मार्किंग कैसे करेगा, ठीक है। इसलिए राइटिंग इतनी अच्छी ज़रूर कर लो कि कोई भी पढ़ सके। तीसरी यूनिट यहाँ पर आधुनिक भारत को लिया गया है, ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया। इसमें किसान और आदिवासियों के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए, इस पर पुराने सिलेबस में भी ये पढ़ते हैं, नए में भी आपको पढ़ना है। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन जो लगान लगाया गया था, उन पर ज़बरदस्ती वसूली की जाती थी, इसी प्रकार से आदिवासियों में। तो ऐसे 8-10 आंदोलन है। किसी एक आंदोलन पे पूरा क्वेश्चन किसान में नहीं आता है, कंबाइंड आएगा, मिला जुला आएगा, 5 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर। 1857 इसके पीछे भी पूछेंगे कि कारण क्या था किसान आंदोलन का, है ना। मुख्य परीक्षा की थीम समझो कि किसान आंदोलन कारण क्या था, फिर कौन कौन से आंदोलन थे और क्या इसके परिणाम हुए। इन्हीं 3 पॉइंट के आसपास ये रहेगा। तो कारण, ब्रिटिश की शोषणकारी नीतियां, लगान ज़्यादा वसूल करते थे, भूमि सुधार नहीं करते थे, मीडिएटर बिचौलिए बना दिए थे जो मनमानी करते थे, किसानों को ज़मीन का अधिकार नहीं दिया था, उनसे ज़मीनें छीन ली जाती थी, वो सिर्फ कृषिहीन मजदूर बन के रह गए थे। यही 1857 का रिवोल्ट। इसके बाद इंडियन रेनेसां, भारतीय पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि जो 1885 से शुरू हुआ 1947 तक, प्रमुख नेतृत्व करता, चाहे इसमें नेहरू जी पूछे जाएं, चाहे इसमें गांधी जी पूछे जाएं, सुभाष चंद्र बोस पूछे जाएं, ये सब चीज़ें इसमें। गणतंत्र के रूप में भारत का उदय यानी पोस्ट फ्रीडम पे आ जाते हैं 1947 के बाद। राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की प्रमुख घटनाएं। जैसे अभी मैं फिलहाल एक कोर्स जो ले रहा था, बैच कोर्स है, उसमें ये सब बताया कि नेहरू जी के समय क्या हुआ, नेहरू जी के जाने के बाद शास्त्री जी के समय की परिस्थितियां क्या थी, फिर इंदिरा जी आई तो उनके समय क्या था, इंदिरा जी के बाद फिर राजीव गांधी का दौर चलता है, राजीव गांधी के बाद फिर पीवी नरसिम्हा राव आते हैं, पीवी नरसिम्हा राव के बाद फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी का युग आया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद फिर मनमोहन सिंह का युग आया और अभी मोदी युग है। तो ये पोस्ट फ्रीडम भी सामान्य सी घटनाएं हैं, उनको हमें देखना होता है। इतने तक तो आपको किताबों में मिल जाता है। और गणतंत्र के बाद जैसे मध्य प्रदेश का गठन और स्वतंत्र मध्य प्रदेश के गठन, ये बातें आपको आसानी से अवेलेबल होती हैं। राज्यों का पुनर्गठन एमपी की बुक में पढ़ते हो, गणराज्य लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक में पढ़ लेते हो। ये जो पोस्ट फ्रीडम की घटनाएं हैं ये ज़रूर अनअवेलेबल हो जाती हैं, तो न्यूज़पेपर आर्टिकल में मिल जाती हैं। दूसरा, फिर से मैं यही बोलूँगा, अनअकैडमी सबसे अच्छा सोर्स है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं अनअकैडमी के बारे में शेयर कर दूँ। यहाँ पर रेगुलर क्लासेस रहती हैं। मेरा जो क्लास है उसको ज्वाइन करने के लिए रेफरल कोड मुकेश लाइव यूज़ कर सकते हो। फ्री टेस्ट सीरीज का बेनिफिट आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक, यहाँ पर जो कोर्सेस हैं तो वो कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पर अभी एक हिस्ट्री का बैच कोर्स, इसके साथ साथ आज से स्टार्ट हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी का, 16 लेसन में कंप्लीट करेंगे। इथिक्स का कोर्स है 2020 और 19 दोनों में काम आएगा, ये 5 जून से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट इसी मंथ में इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊँगा,
ठीक, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी प्लस कितना बेनिफिशियल है, स्टडी फ्रॉम होम कर सकते हो, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है, मात्र 17 रुपये प्रतिदिन खर्च होता है, उसमें भी EMI का ऑप्शन मिल जाता है, स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लास रहती हैं, फ्री स्पेशल क्लास में भारत के टॉप एजुकेटर आप देख पाते हो। एक यहाँ MPPSC की चैम्पियनशिप चल रही है, 2 टेस्ट इसके कंप्लीट हो गए हैं जो आप दे चुके होंगे। इन केस नहीं दे पाए हो 17 मई और 31 मई का, तो अगला आप 14 जून को होगा, फिर अगला 28 जून को होगा, फिर 12 जुलाई को होगा, तो इसका एनरोलमेंट करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, ये टोटल फ्री है। और अनअकैडमी प्लस में सब्सक्रिप्शन 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ में अवेलेबल है। फीस 1 साल का 7,000 है, 6 महीने का 5,600, 3 महीने का 3,500। बट इस फीस में आपको डिस्काउंट मिल जाता है। ये रेफरल कोड मुकेश कटारे या मुकेश लाइव यूज करने पर 10% सीधा फीस में कमी हो जाती है। 7,000 वाला 6,300 में रह जाता है, 5,600 वाला 5,040, ये 3,150 में। तो ऐसे करके वहाँ ज्वाइन करो, वहाँ पर ये पूरा टू द सिलेबस आपको चलेगा। मोर देन 50 एजुकेटर की आपको यहाँ पर क्लास मिलती है, राइट। तो ये तीसरी यूनिट कैसे कहाँ से आएगी, सोर्स पता चल गया। क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, वो 3 नंबर में आज भी हमें 3 फैक्ट लिखना है। 5 नंबर में इंट्रो और कंक्लूजन को बिल्कुल ऐड नहीं करना है, जो पूछा है वहीं से शुरू कर देना है। चौथी यूनिट की बात करते हैं, पेपर 1 पार्ट ए, मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन। इसके बारे में मैंने आपको 2 सोर्स बताए थे कल भी। एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब ले सकते हो, उसमें भी आपको मिलेगा, और मैग्रो हिल की लेते हो उसमें भी, कि जैसे इसमें कई घटनाएं आती है मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में, क्या योगदान था, तो वो भी पूछ सकते हैं। कहाँ क्या घटनाक्रम था, तो जैसे यहाँ पर नीमच से शुरुआत हुई, झंडा सत्याग्रह की बात है या व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात है, ठीक। यहाँ पर जो चंद्रशेखर आज़ाद थे उनके बारे में पूछ सकते हैं, भीमा नायक के बारे में पूछ सकते हैं, टंट्या भील के बारे में पूछ सकते हैं, तो कई वीरांगनाएं हैं उनके बारे में, तो वो उससे जुड़ा एक क्वेश्चन आता है, आया हुआ है और आएगा भी। इसके बाद भारतीय सांस्कृतिक विरासत, जिसमें मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के कला, साहित्य, पर्व, वास्तुकला, तो ये भी आपको इन्हीं किताबों में आसानी से मिल जाता है ना। कला कई प्रकार की कला है, जैसे हम पहले पढ़ते थे ना कला के रूप में कि आदिवासी कला, लोक कला, तो वो क्वेश्चन मिल जाते हैं। एक और किताब आती है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, उपकार पब्लिकेशन की, शादाब सिद्दीकी की, तो वो पहले उतनी यूजफुल थी, आज के समय उतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं लगती है, बट अगर वो है तो उसमें भी कुछ टॉपिक आपको काफ़ी डिटेल में मिल जाते हैं। विश्व के धरोहर स्थल, पर्यटन स्थल, ये भी आपको पर्यटन स्थल क्लासिफिकेशन है हिंदी ग्रंथ अकादमी में, स्पष्ट रूप से दिया है कि पर्यावरण संबंधी, इतिहास संबंधी या मनोरम दृश्य जो रहते हैं उस प्रकार से। और ये जो रियासतें, गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल रियासत, इन ये और स्वतंत्रता तक, ठीक। कुछ टॉपिक इसमें अभी आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, मगर और 2 महीने का इंतज़ार कर लो, उसके बाद आपको इसके रिगार्डिंग भी अच्छी किताबें मार्केट में मिल जाएंगी। तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, सिर्फ 5वीं यूनिट है 30 नंबर की, उसमें गोंडवाना के बारे में, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया, इनके बारे में पढ़ना है, सिर्फ इतना सा ये आ जाता है 5वीं। तो पेपर 1A ऐसे हमें करना है। इसी सीरीज में कल बात करेंगे डिटेल में इसके पार्ट बी की, भूगोल वाले को, कि भूगोल का कंटेंट कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, राइट। कोई क्वेश्चन ले लेंगे कल जिसमें कि उस पर डिस्कस कर पाएंगे। देखो 50 शब्द में ऐसे लिखा था, तो शब्द सीमा 10 शब्द, मतलब ऐसा नहीं कि गिन करके 10 शब्द करना है, 2 लाइनें रहेंगी वो आपको लिखना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको सपोर्ट करा, तो आप इसे लाइक कर दें। कोई डाउट है तो कमेंट करके छोड़ दें, अगले सेशन में, जैसे पुराने सेशन के लिए अगले सेशन में फिर उन कमेंट को ले लेंगे और उनका रिप्लाई करेंगे। और अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, रेफरल कोड मेरा मुकेश लाइव, मुकेश कटारे, कोई भी यूज कर सकते हो, 10% डिस्काउंट ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक।